नमस्ते बच्चों। जीव विज्ञान का जो सेशन है हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं और आनुवांशिकता एवं जैव विकास का दूसरा सेशन आज देखते हैं। इसमें हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकता, मीन्स हेरिडिटी। अब जो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में सीखा था कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन हो रहे हैं, मींस आनुवंशिकता चल रही है, आपके कैरेक्टर्स पास डाउन हो रहे हैं। अब ये कैसे हो रहे हैं, इनके बारे में कैसे पता चला, किसने इसका अध्ययन करा, हम लोग इस सेशन में समझेंगे। तो आनुवंशिकता ये क्या है? जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना। जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स सेम, अगर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जीव है, अगर हम कह रहे हैं शेर है, तो वो शेर की ही जो जनरेशन चला रहा है रिप्रोडक्शन करके, वो और उसमें जो काफी कुछ या उसके सेम कैरेक्टर्स पास डाउन हो रहे हैं, वो हो गए उसके हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। कि जैसे शेर का कर रहे हैं तो उसके जैसे मुंह पर बाल है, उसका शरीर किस टाइप का होता है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो रहा है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत हो सके। अब जैसे है कि अगर हमने शेर चीते की अगर हम बात करें, तो वो अगर देखें तो एक हेरिडिटी चलती चली आ रही है कि वो दूसरे जीवों का ही वो शिकार करके खाएंगे। कभी सुना है कि शेर घास खा रहा है? नहीं। तो ये कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स चलते चले जा रहे हैं और उनमें अभी इतना हमारे एनवायरनमेंट में चेंज नहीं हुआ कि हमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। हाँ, जैसा हमेशा कह रहे हैं थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन काफी कुछ एक सेम चीजें आगे जनरेशन में पास होती चली जा रही हैं। अब ये जो हम वंशागत लक्षण, ये जो हम हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। समानता तथा विभिन्नताओं से क्या अभिप्राय है? तो हम जो कह रहे हैं कि समानता भी है, विभिन्नताएं भी है। इनका अगर हम एक प्रॉपर अगर एक लैंग्वेज में कहें तो उसका है, मानव शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से वे अपने माता पिता के समान नहीं दिखाई देता है। आप देखकर अगर कोई जैसे किसी का भी अगर हम कहें शिशु है, आप देखकर एकदम पहचान सकते हैं ये कौन से जीव का शिशु है, तो ये हो गई समानता। लेकिन जब वो शिशु बड़ा हो गया तो आप एकदम ये कंफ्यूज नहीं कर सकते कि कौन माता है, कौन पिता है, कौन शिशु है, कौन भाई है, या कौन उसका क्या, अगर हम कहें पूरी फैमिली में कौन क्या है। तो वो जिस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो हो गई उसकी विभिन्नताएं। अब लक्षणों की वंशागति के नियम जो हैं उसका उसमें हम देखते हैं मेंडल ने क्या योगदान दिया। तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। तो ये मेंडल ने बताया। तो हम पहले इतना नहीं जानते थे कि ये कैसे आ रहे हैं कैरेक्टर्स। उन्होंने बताया कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कहें दो विभिन्न जीव आपस में मिलकर, एक मेल और एक फीमेल आपस में मिलकर एक नई संतति को जब जन्म दे रहे हैं, तो उनके उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पास डाउन हो रहे हैं। वो जो है प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित होते हैं। तो ये जो हम लोग बड़े आसानी से कह दे रहे हैं कि डीएनए से प्रभावित होते हैं, ये इसका पता किसने किया? इसका पता मेंडल ने किया। तो आज अगर आप देखें तो कभी कभी आपको न्यूज में पेपर में पढ़ने में आता है कि डीएनए टेस्ट से पता चल रहा है कि इसके माता पिता कौन है, या डीएनए टेस्ट से हम उनके जो वंशज रहे हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। और डीएनए टेस्ट अगर कहीं
ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, तब भी हम डीएनए टेस्ट करते हैं। तो अगर हम कहें तो ये एक हमारे पास एक ऐसा सोर्स, एक हमारे पास एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन किसका वंशज है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, तो इसका मेंडल ने करा था। तो ये जो अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक लक्षण के लिए संतति में अगर हम देखते हैं तो दो विकल्प होते हैं। तो ये जो मीन्स जो लक्षण आ रहे हैं, जो किसी एक नए जीव में जो कुछ एक लक्षण आ रहे हैं, तो उसके सिर्फ दो विकल्प है। गैस कर सकते हैं? देखिए, आपने गैस ठीक करा, एक माता एक पिता, क्योंकि यही मिलकर एक नए जीव को जन्म दे रहे हैं। तो इन्हीं से ही वो लक्षण आगे पास डाउन होंगे। तो संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, कौन सा लक्षण सामने आएगा? क्योंकि हम ये देखते हैं, जैसे जब भी कोई एक छोटा शिशु होता है, तो जब तक वो एक अच्छी एक एज पर नहीं आता है, तो हम लोग पूरे समय कहते हैं ये अपने माता से मिल रहा है, इसकी कौन सा लक्षण माता से मिल रहा है, कौन सा लक्षण पिता से मिल रहा है, कौन सा लक्षण इसका अपना है जो ना माता में दिखाई दे रहा है ना पिता में है। तो हम इस टाइप से सिमिलरिटीज को भी अक्सर जज करते हैं। तो अब कौन सा लक्षण आएगा, किस प्रकार आएगा, ऐसा क्यों होगा, ये सब हम लोग इसी चैप्टर में इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेंडल ने वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए कि कौन सा लक्षण कैसे कब सामने आएगा, क्या होगा, ये सब मेंडल ने इसके बारे में स्टडी किया था। तो अगर हम ये जो जॉन मेंडल है, इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़े से आपकी बुक्स में जिन्होंने जो आविष्कार करा, जिन्होंने कोई एक नई इंफॉर्मेशन लाई, उनके बारे में हमेशा मेंशन होता है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि बहुत से हमारे पुराने ऐसे साइंटिस्ट हुए, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ के निकाला कि पूरा अगर कहें तो साइंस में एक चेंज आया है। तो आप लोग भी, ये सब आप लोगों को इसलिए बताया जाता है कि आप लोगों के अंदर भी कोई ऐसी नई चीज जानने की इच्छा है, कोई ऐसे प्रश्न होते हैं तो उस पर जरूर आगे बढ़े, कि किसी को नहीं मालूम है कि आप में से ही कोई एक नया कुछ एक अच्छा ऐसा कुछ एक आविष्कार करे कि आगे आने वाली जनरेशन को बेनिफिट हो। तो चलिए थोड़ा मेंडल के बारे में पता करते हैं हम लोग। तो इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो एक चर्च गिरिजाघर में हुई थी, और वे विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। तो बाकी इनका ये सारा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। और मेन जो उन्होंने जो हम इनका पॉइंट देखना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, मटर जो हम लोग खाते हैं, ये जो एक प्लांट है, इस पर इन्होंने प्रयोग आरंभ करा, और उन्होंने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने उस पौधे से, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उसमें डेवलपमेंट होता है, तो उन्होंने वो देखा कि कैसे जब उन्होंने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट करा, तो देखा कि कैसे कुछ करेक्टर्स आगे जनरेशन में पास डाउन हो रहे हैं, और उसी के हेल्प से उन्होंने ये बताया कि मनुष्य में या कोई भी प्राणी जिनमें एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो कैसे जो कैरेक्टर्स, अब जो अगर हम कह सकते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास डाउन होते हैं। इनकी जो मेंडल की जो खास बात थी वो ये थी, उन्होंने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को, इन दोनों को मिक्स करा। वो कैसे करा, अभी हम उनके जब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगी। तो ये एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा, पूरा उनका एक रिकॉर्ड बनाया, नंबरों से नोट करा, और इससे इसकी हेल्प से उन्होंने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये एक बहुत ही एक कहे बहुत एक रिवॉल्यूशन वाला एक इंफॉर्मेशन हाथ में आई थी। और उसमें अगर हम कहें हेरिडिटरी का जब नाम लेते हैं, तो जॉन मेंडल का नाम जरूर हम लेते हैं। तो मेंडल ने एक्चुअली क्या अध्ययन किया था, इसको अब हम लोग देखते हैं। उन्होंने मटर के पौधों के विभिन्न लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया था। जैसे उन्होंने गोल और झुर्रीदार बीज लिए,
लंबे और बौने पौधे लिए, सफेद बैंगनी फूल, इस टाइप से उन्होंने अलग अलग का क्रॉस करा और उससे इन्होंने हेरिडिटरी के रूल्स का पता लगाया। अब ये क्या थे, इनके बारे में हम अभी इसी सेशन में अध्ययन करेंगे। विभिन्न लक्षणों जैसे लंबे तथा बौने मटर के पौधों में संतति पीढ़ी में लंबे तथा बौने पौधों के प्रतिशत की उन्होंने गणना की कि जब उन्होंने एक लंबा और एक बौना पौधे को जब क्रॉस करवाया तो जो नए जो पौधे बने उसमें कितने लंबे बने, कितने बौने बने, उनका पूरा नंबर नोट करके उन्होंने एक पूरा एक रेशियो निकाला था। तो देखिए, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसमें उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, लंबाई का। ठीक है, तो और उसमें क्या करा, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया, और जब इन दोनों का उन्होंने क्रॉस करा, मीन्स इनके बीज आपस में मिलाए, और फिर उन्होंने क्या करा, इनको आपस में मिलाने के बाद जो फिर जो नए प्लांट्स बने, तो उन्होंने ये देखा कि सारे जो प्लांट्स थे वो लंबे थे। तो ये इसमें क्या देखा कि बौनापन तो किसी भी प्लांट में नहीं आया। तो उन्होंने ये सोचा बौना क्या है, जो कैरेक्टर है वो कहाँ चला गया। फिर उनको मन नहीं माना, उन्होंने क्या करा, अब इसको जब इन्होंने ये करके जब ये जो जब एक लंबा और बौना करा और फिर जो इनको प्लांट्स मिले उसको उन्होंने कहा F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को क्रॉस करा, तो यहाँ पे F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को क्रॉस करा। इसके बाद जब उन्होंने देखा तो देखा 3 तो लंबे पौधे आए और एक बौना पौधा। तो F2 जनरेशन का जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रेशियो रहा, 3:1। तो क्योंकि उन्होंने मैथ्स को जोड़ा था ना, इसलिए जब भी इनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आएगा तो आपसे रेशियो के बारे में से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो F2 जनरेशन में जो उनको रेशियो मिला वो मिला 3:1, मीन्स 3 लंबे पौधे और एक छोटा पौधा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे लंबे पौधों को हमने कैपिटल टी से और बौने पौधे को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा। तो इस टाइप से आपको हर बुक में मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम टी लिख रहे हैं, डबल में लिख रहे हैं, तो ये इसको हम आगे और समझेंगे क्यों ऐसे है, क्योंकि जो हमारे जो एक जेनेटिक जो चीजें चले उनको वो एक वो क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है वो पेयर्स में होते हैं। ये जैसे हम अभी आगे सेशंस चैप्टर में चलेंगे तब मैं इसको और आपको डिटेल में समझाऊंगी। मेन अभी जो है कि हम पहले ये देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स कैसे पास डाउन हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं, ये जो बौना है, ये जो इनके अगर हम कहीं शिशु हुए उनमें बौनापन नहीं दिखाई दिया लेकिन आगे दिखाई दिया। तो जैसे कभी आप देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स की एक नॉर्मल हाइट है और उसके एक या दो जनरेशन के बाद आपको कोई बहुत लंबा या बहुत छोटा मिलेगा, तो वो सब कहते हैं अरे पेरेंट्स तो ऐसे थे, ये कैसे हुआ, या ग्रैंड पेरेंट्स भी नॉर्मल हाइट के थे, ये कैसे हुआ। तो किसी ना किसी एक जनरेशन में ये जो करेक्टर था वो था जो आगे वाली जनरेशन में दब गया, लेकिन फिर उसके आगे जो जनरेशन आई वो ऊपर आ गया। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसी का ही हम और ज्यादा डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उन्होंने क्या करा, दो कैरेक्टर्स लिए जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो पहले अभी करा था वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, या डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए, रंग का और गोल या झुर्रीदार। तो एक तो उन्होंने लिया गोल पीला बीज और एक उन्होंने लिया हरे रंग का रिंकल्ड झुर्रियों वाला। इनको जब क्रॉस करा तो इनके सामने क्या आया, गोल येलो बीज। मीन्स जो रिंकल्ड था और जो मीन्स जो झुर्रीदार था और जो ग्रीन कलर था वो पहली जनरेशन F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो सेम चीज को मैंने यहाँ पे इस पिक्चर की हेल्प से भी कर दिखाया कि जैसे पीले बीज थे, गोल थे, और ये हरे रिंकल्ड।
अब जो आए वो हमें येलो और राउंड ही मिले। अब जब ये जो आए, इन दोनों जो F1 जनरेशन वाले थे, इनको जब क्रॉस करवाया, ठीक है, तो ये मतलब मीन्स एक ऐसा ही और प्लांट लिया और उसको जब क्रॉस करा, तब आप देखेंगे उनको ये एक रिजल्ट मिला, जो हम कहते हैं हमें रेशियो मिला 9:3:3:1 मीन्स 9 तो हमें जो मिले वो गोल भी मिले और पीले रंग के मिले, 3 जो मिले वो गोल और हरे रंग के मिले, और 3 और जो मिले वो झुर्रीदार रिंकल्ड और पीले रंग के मिले, और एक मिला रिंकल्ड और ग्रीन कलर का, मीन्स झुर्रीदार और हरे रंग का। तो मीन्स इसका क्या हुआ, 9 तो हमें जो ये पहला प्लांट था बिल्कुल ऐसे ही मिले, 3 जो हमें 3 और 3 का जो रेशियो मिला है वो हमें मिक्स मिला कि पीला रंग झुर्रीदार और हरा रंग लेकिन गोल, और एक हमें बिल्कुल इस टाइप का मिला। तो इससे उन्होंने ये पता लगाया कि जो पीला रंग है वो हरे पर डोमिनेंट है, और जो गोल है वो जो रिंकल्ड है जो झुर्रीदार है उस पे डोमिनेंट है। तो ये इस पे हावी रहता है इसलिए सामने आ जाता है, लेकिन जो दबा हुआ है वो कभी कभी सामने आ जाता है। तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में इनको ये रेशियो मिला 9:3:3:1। इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि करेक्टर्स जो हमारे अगर कहीं हेरिडिटरी जो करेक्टर्स है, जो डीएनए जिन करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो अगर एक जनरेशन में नहीं दिखाई दे रहा है तो वो खत्म हो गए, वो कहीं दबे रहते हैं, और फिर आगे जब उनको ऐसा कुछ एक क्रॉस होता है तब वो वाले करेक्टर सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप इस ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं एक और पिक्चर आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आपको काफी में इस टाइप की भी पिक्चर देखने को मिलेगी। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वाई से हमने येलो कलर रिप्रेजेंट करा, और कैपिटल आर से हमने राउंड को रिप्रेजेंट करा, स्मॉल वाई से हमने ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करा, और स्मॉल आर से हमने रिंकल्डनेस को। तो अभी हम ये अपने पहली वाली पिक्चर पर आते हैं, तो आप इस टाइप से ऐसे एक ब्लॉक बना सकते हैं। ये 16 स्क्वायर का हम ब्लॉक बनाते हैं, और देखिए जो हमने लिखा है ऐसे ही करेक्टर, एक कलर का और एक उसका ग्राउंड या वो रिंकल्ड का। तो ये हमने करा, तो हमारे कॉम्बिनेशन बने कैपिटल आई और कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको आप यहाँ पे भी लिखें, और फिर इन दोनों को मिक्स करके लिखते चले जाएं। तो ये आ गया आर आर वाई वाई, फिर इसका जब इसके साथ हुआ तो आर आर कैपिटल, एक स्मॉल वाई एक कैपिटल वाई। तो ऐसे आप अगर ट्राई करें तो ये अपनी कॉपी में आप ये कॉम्बिनेशन बना के लिखें, तब आपको पता चलेगा कैसे ये जो हमारे, अगर हम कहें इन जो कैरेक्टर्स का जब आपस में एक कॉम्बिनेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन के समय, तभी हमारे ये सारे कैरेक्टर सामने आ रहे हैं। तो ये हुआ हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, इसी के बेसिस पे हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं कि कैसे होता है कि जब हम कहते हैं कोई मतलब जब नया शिशु हो रहा है मनुष्य में, तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, उसका भी सेम ऐसे ही एक प्रोसेस चलता है। तो जो हमारे एक मादा का एग होता है और जो नर होता है उसका स्पर्म का जब एक आपस में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो आपके जो तो जो एग प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं इनमें हमारे दो टाइप के वो मतलब क्रोमोसोम्स, जिन अभी क्रोमोसोम्स का आगे आने वाले सेशंस में और बताऊंगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ये एग प्रोड्यूसिंग जो आपके और जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो जो फीमेल होता है उसमें एक्स एक्स होते हैं। ये हम जैसे हमने देखा है कि हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, 22 बिल्कुल सेम होते हैं। एक पेयर होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जो हमारा एक
कि कौन सा हमारा वो मेल होगा या फीमेल होगा उसको डिफाइन करता है। तो जो फीमेल होता है उसमें एक्स एक्स होते हैं और जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई होते हैं। तो ये जो एक्स वाले तो वो ये जो एक्स होते हैं ये थोड़े लंबे होते हैं, वाई थोड़ा छोटा होता है। तो जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तब देखिए कैसे, जैसे अभी हमने देखा था कैसे उनका आपस में क्रॉस हो रहा था जब हमने कलर और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, ऐसी ही हमारे ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो एक एक्स, तो ये जब हमारा जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये डिपेंड करता है कि किसका किसके साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये जब ब्रेक हुए आपके गैमीट सेल्स में एग्स में तो ये अलग सेपरेट हो गए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ मिल रहा है तो इसका मतलब है जो फर्टिलाइज रहेगा होगा वो एक गर्ल होगा। फिर अगर ये एक्स वाई के साथ मिलता है तो इसका मतलब है एक्स वाई का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो होगा बॉय। तो इस टाइप से ये डिपेंड करता है कि जब ये जो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जब उन्होंने गैमीट्स पास करे तो कौन सा एक्स क्रोमोसोम वाई के साथ मिल रहा है या एक्स क्रोमोसोम स्पर्म के एक्स से मिल रहा है, इससे पता चलता है। अगर कहें तो इससे जो शिशु है उसका एक लिंक पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये आपसे ऐसे डायग्राम पूछे भी जाते हैं ड्रॉ करने के लिए भी। तो वो आप इस टाइप से ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये देखेंगे कि हमारा जो लिंग निर्धारण है ये हम लोग के हाथ में नहीं रहता है, ये हमारे शरीर में जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तब किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है उसकी ही हेल्प से लिंग निर्धारण होता है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने मेंडल्स का पढ़ा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो चीजें ये समझी और उसके साथ ये देखा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगले सेशन में इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जो पढ़ा है इसको रिवाइज करें। अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। बाय।